हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो पे आज हम इंग्लिश वाला पोर्शन करेंगे। ठीक है, इसमें भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 2020 वाला क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, 2020 का। और ये फर्स्ट लैंग्वेज है इंग्लिश का। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखो। अ साउंड फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वॉवल्स इन अ सिंगल सिलेबल in which the sound begins as one vowel and moves towards another is known as। तो यहाँ पे टू वॉवल्स का पूछा है। ठीक है, टू वॉवल्स के कॉम्बिनेशन से जो साउंड फॉर्म होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एक सिलेबल में, सिंगल सिलेबल में पूछा है तो उसको बोलेंगे डिफ्थोंग। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगर यहाँ पे टू वॉवल ना पूछ के अगर सिंगल वॉवल पूछा होता तो उसको बोलते मोनोथोंग। और अगर थ्री वॉवल्स के कॉम्बिनेशन से साउंड फॉर्म होती तो उसको बोलते ट्रिफ्थोंग। ठीक है, अब यहाँ पे जो नॉन इंग्लिश वाले हैं या फिर हिंदी वाले हैं तो हिंदी वालों ने भी अपने व्याकरण में स्वर, मिश्रित स्वर या फिर एक स्वर द्विस्वर ऐसे कुछ पढ़ा होगा ना, तो वैसे ही यहाँ पे वॉवल वाला चैप्टर है। अगला क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज स्किल्स मे बी कंसिडर्ड एज द कंजम्पशन स्किल। तो ये बोलते हैं लिसनिंग एंड रीडिंग स्किल्स को। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच पंक्चुएशन मार्क इज अप्रोप्रिएटली यूज्ड। तो यहाँ पे जो पंक्चुएशन मार्क है वो कौन से वाले सेंटेंस में सबसे सही तरीके से यूज किया गया है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो सेंटेंस है अशोका हैविंग कंक्वीड कलिंगा बिगन टू हेट वॉर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए। पहला जो पॉज है वो अशोका पे आएगा और दूसरा कलिंगा के बाद। और अ, इसको आप जनरली सीधे रीडिंग करते हुए भी अगर देखते हैं तो इसका बाकी ऑप्शंस को देखते हैं तो बाकी ऑप्शंस में ऐसे कोई सेंस निकल नहीं रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द इटैलिसाइज्ड वर्ड। तो यहाँ पे इस वर्ड से कंफ्यूज्ड नहीं होना है। इसमें बेसिकली आपको एक ब्लैंक मिला है, इस पे अप्रोप्रिएट वर्ड को फिल करना है। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस देखो। द बॉय रिफ्यूज्ड टू अलाउ एनीवन इनटू हिज रूम हिज। तो इसके बाद क्या आएगा ये पूछा गया है। तो ही रिफ्यूज़ वॉज मिसअंडरस्टूड ऐसा होगा, या ही रिफ्यूजिंग। देखो यहाँ पे रिफ्यूज़ और रिफ्यूजिंग दोनों क्या हैं, वर्ब के फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे हिज जो है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पे दिया गया है और इसके बाद नाउन आएगा। तो नाउन यहाँ पे एक ही है, वो है ऑप्शन ए में। तो रिफ्यूजल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है रिफ्यूजल। अब एक होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव और एक होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। तो जैसे यहाँ पे हिज दे रखा है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है और इसके बाद हमेशा नाउन आएगा। ठीक है, और अगर पॉजेसिव प्रोनाउन होता तो प्रोनाउन जैसा आपको पता है नाउन के बदले में यूज होता है तो उसके साथ नाउन नहीं आता है। ठीक है, और ये पूरे सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि इसको हम एज अ पॉजेसिव एडजेक्टिव समझें या फिर पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पे आपको डायरेक्शन दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 35 से 38 तक। आपको यहाँ पे एक पैसेज दिया है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ठीक है, तो ये पैसेज आप पढ़ लेना, मैं आपको दिखा दूँगी, वीडियो पॉज करके आप पढ़ लेना। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ 4 क्वेश्चंस दिए होंगे और उनको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इनके आंसर मैं आपको बता देती हूँ। वाई डू वी सी आवर रिजोल्यूशंस फ्लाई इनटू द सन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है ऑप्शन ए ये है, बिकॉज वी आर दी स्लेव्स ऑफ आवर हैबिट्स। ठीक है, तो इंसान अपने आदतों का गुलाम होता है, ऐसा इस पैसेज में लिखा गया होगा। आपको आंसर अपने मन से नहीं करना है, आप पैसेज पढ़ो और उसके बाद आंसर करो। ठीक है, और अगर आपकी रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश को लेके बहुत अच्छी है, आप एक बार में पढ़ के पूरा पैसेज समझ सकते हो, तो पहले एक बार पैसेज को पढ़ लो, उसके बाद सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। और अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होती है तो आप क्या कर सकते हो, आप पहले क्वेश्चंस को पढ़ो, उसके बाद
पैसेज में उसका आंसर ढूंढो, ठीक है, इससे टाइम बचेगा आपका। पैसेज पे ही बेस्ड अगला क्वेश्चन है 36 नंबर का। द गिवन पैसेज इज अबाउट, तो जो पैसेज था वो किसके बारे में है ये पूछा गया है। तो ये था आपका ऑप्शन सी, रिजोल्यूशंस के बारे में, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द वर्ड प्रोडिगल यूज्ड इन द पैसेज मीन्स, तो इस वर्ड का मीनिंग पूछा गया है। तो इसका जो मीनिंग है वो है ऑप्शन डी, जेनरस, ठीक है। इस वर्ड का बेसिकली मीनिंग होता है वैसे फिजूल खर्च करने वाला या फिर बहुत खर्चीला जो होता है, ठीक है। लेकिन जो ओल्ड फैशन इंग्लिश थी तब इसको इसका मीनिंग माना जाता था जेनरस, ठीक है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और इस पैसेज में भी इसका जो मीनिंग है वो यही दिया गया होगा, ठीक है। इसका यूज, इस वर्ड का यूज जेनरस वर्ड के रूप के किया गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, which instinct which instinct in us makes us deny our past and march towards the future, okay। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, परफेक्शन। और मैं अगेन यही कहूँगी कि अपने मन से ये आंसर नहीं करने हैं, आपको पैसेज पढ़ना है और उसके बाद आंसर करना है, ठीक है। अगला एक और पैसेज आपको दिया है, इसमें भी आपको डायरेक्शन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 39 से 42 तक, ठीक है। ये शायद हाँ पोएम, देखो यहाँ पे एक पोएम दिया गया होगा और उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे गए होंगे, ठीक है। पोएम आप पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। ये देखिए, अब क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, क्वेश्चन है, व्हाट टाइम ऑफ द डे इट इज़ व्हेन द पोइट कंपोजेस दीज लाइंस। तो पोएम पढ़ के आपको समझ में आएगा कि वो कौन सा टाइम था जब उसने ये लाइंस को कंपोज किया, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नाइट। ओके, आप पोएम को पढ़ लेना, उसके बाद ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है, स्टील्थ इन दिस पोएम मीन्स। तो यहाँ पे एक वर्ड है स्टील्थ पोएम में, उसका मीनिंग क्या है ये पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, मीन्स। अब पोइम्स में ऐसा होता है कि हमको एज इट इज़ मीनिंग, जैसे हम डिक्शनरी खोलते हैं ना, हम कोई वर्ड सर्च करेंगे उसका मीनिंग, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पे जैसा पूछा है कि पोइम में इसका मीनिंग क्या था, तो हमको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसका मतलब देखना है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द मदर ऑफ फ्रेश थॉट एंड जॉयस हेल्थ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह वो है ऑप्शन डी, स्लीप, ठीक है। स्लीप को यहाँ पे मदर ऑफ फ्रेश थॉट एंड जॉयस हेल्थ ये कहा गया है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखो, स्टेट द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दिस पोएम। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पर्सनिफिकेशन, ठीक है। अब फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, ये ग्रामर में एक कॉन्सेप्ट है। इंग्लिश में इसको फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं और हिंदी में इसको अलंकार बोलते हैं, ठीक है। अब शायद बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि फिगर ऑफ स्पीच या फिर अलंकार क्या होता है, ठीक है। सॉरी, आप सब टीचर हो, गलती से बच्चे निकल गया, ठीक है। तो फिगर ऑफ स्पीच इंग्लिश में क्या होता है, जैसे पर्सनिफिकेशन, ऑक्सीमोरोन, हाइपरबोल, मेटाफोर और ये सारे होते हैं, ठीक है। अब जैसा यहाँ पे ऑप्शन डी इसका आंसर है, पर्सनिफिकेशन। तो ये बेसिकली होता क्या है कि इसमें लाइफलेस चीज़ों को या फिर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, ये सारी चीज़ों को ऐसे दिखाया जाता है जैसे उनमें लाइफ है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं, एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। अब टीचर क्या हो सकता है, वो तो कोई इंसान ही होगा ना, बट एक्सपीरियंस को यहाँ पे बेस्ट टीचर बोला गया है, उसका पर्सनिफिकेशन किया गया है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। और अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा कि इसमें स्लीप को कहा गया था मदर ऑफ फ्रेश थॉट एंड जॉयस हेल्थ। तो इसी से हमें पता चल जाता है कि पोएम को पर्सनिफिकेट किया गया है, ठीक है। पर्सनिफिकेशन का इसमें यूज किया गया है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, इस पर भी डायरेक्शन दिया है। क्वेश्चन नंबर 43, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड अंडरलाइंड इन द फॉलोइंग सेंटेंस
फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो यहाँ पे आपको ये वर्ड्स जो होते हैं जैसे सिनोनिम एंटोनिम, तो डायरेक्शन को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। यहाँ पे एंटोनिम पूछा गया है, तो एंटोनिम मतलब विलोम शब्द, ठीक है, उसके अपोजिट बताना है आपको। वर्ड दिया है रिमॉन्स्ट्रेट, ठीक है। अब किसी को अगर ये इसका डायरेक्ट मीनिंग पता है तो वो कर सकता है, बट नहीं है तो तब भी आप कर सकते हो पूरा सेंटेंस पढ़ के और ऑप्शंस को देख के, ठीक है। जैसे सेंटेंस क्या है, हु वुड वांट टू रिमॉन्स्ट्रेट एंड आर्ग्यू विद देम। अब बीच में एंड लगा है तो क्या होगा, और उसके बाद आर्ग्यू है और उससे पहले रिमॉन्स्ट्रेट है, तो दोनों वर्ड सिमिलर होंगे, ठीक है। तो रिमॉन्स्ट्रेट, एक मिनट, ठीक है। ऑप्शन देखो, प्रोटेस्ट, एक्सेप्ट, एक्सक्लूड या अल्टर। तो एक्सेप्ट एंड आर्ग्यू ऐसा कुछ होगा क्या? एक्सेप्ट और आर्ग्यू ये तो अलग अलग लग रहे हैं, ठीक है। और हमें यही बताना है, ठीक है, एंटोनिम बताना है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगर यहाँ पे सिनोनिम बताना होता, सिमिलर वर्ड को बताना होता तो प्रोटेस्ट होता, ऑप्शन ए। बट यहाँ पे हमको एंटोनिम बताना था तो एक्सेप्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे भी डायरेक्शन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 44, सब्सटीट्यूट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट वर्ड गिवन इन द ऑप्शन। तो यहाँ पे वन वर्ड सब्सटीट्यूट वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो सेंटेंस देखो, इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड। तो ऐसा कोई जो जिसको सुधारा ही नहीं जा सकता, तो उसको बोलते हैं इनकॉरिजिबल, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इस पे भी डायरेक्शंस को पढ़ लेना है अच्छे से, ठीक है। सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल कंजंक्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट या फिर सुटेबल आपको कंजंक्शन को ऐड करना है। तो सेंटेंस देखो, डूइंग द कुकिंग आई लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, ठीक है। तो इसके लिए होगा बिसाइड्स, ऑप्शन सी, ठीक है। बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा, किसी के अतिरिक्त, या फिर ये भी, ठीक है। अब इसको रख के पूरा सेंटेंस पढ़ के देखो, बिसाइड्स डूइंग द कुकिंग आई लुक आफ्टर द चिल्ड्रन। देखो मीनिंगफुल लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप ऑल्सो में कंफ्यूज हो सकते थे, बट स्टार्टिंग में जो वर्ड आएगा वो बिसाइड्स होगा। अगर इन बिटवीन हमें कहीं पे ये कंजक्शन लगाना होता तो तब हम ऑल्सो का यूज कर सकते थे, ठीक है। और एक ऑप्शन यहाँ पे दिया है इन एडिशन। तो इन एडिशन के साथ हमेशा टू का यूज होगा, ठीक है। तो इन एडिशन यहाँ पे है, इसके आगे टू नहीं लिखा है और इधर भी कहीं टू नहीं है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, सिलेक्ट द करेक्ट कन्वर्जन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे डायरेक्ट सेंटेंस दिया गया है, उसको हमने कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट में, ठीक है। सेंटेंस क्या है, व्हाट डू यू मीन आस्क्ड द मैन। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। द मैन आस्क्ड मी व्हाट आई मीन्ट, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, चेंज द गिवन एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव। तो इसको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सेंटेंस देखो, द कप कंटेन्स टी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, टी इज कंटेन्ड इन द कप, इन दिस कप, ओके, ऑप्शन ए। अब एक्टिव और पैसिव बनाना आपको शायद आता हो या नहीं आता हो, तो इनके रूल्स पढ़ लेना, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आएगा एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले क्वेश्चंस को, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है, देखो कोई भी सेंटेंस होता है वो कैसे बना होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो हमें सिंपली पहले जो सेंटेंस है उसमें से पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वर्ब है, कौन सब्जेक्ट है और कौन ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है, और वर्ब को जो वहाँ पे करेक्ट वर्ब यूज होगा उसको लगाना है, और उसके बाद करेक्ट हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है, और जो मेन वर्ब होगा उसको पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करना है, ठीक है। ओके, आई नो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, उसके लिए अलग कॉन्सेप्ट और बहुत डिटेल में आपको समझाना पड़ेगा, बट इतना टाइम नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन दैट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम और फ्रेज। तो यहाँ पे इडियम और फ्रेज दे रखा है, उसका मीनिंग आपको बताना है। तो सेंटेंस देखो, सी गेव अ पॉइंट ब्लैंक रिफ्यूज़ल टू हिज प्रपोजल। तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा क्लियर एंड डायरेक्ट, ऑप्शन डी। तो उसने क्लियर एंड डायरेक्टली रिफ्यूज़ कर दिया उसके प्रपोजल को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। देखो फिगर ऑफ स्पीच से दूसरा क्वेश्चन आ गया। अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्सीमोरोन, ठीक है। तो ये होता क्या है? ऑक्सीमोरोन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स ऑफ अपोजिट मीनिंग इन वन एक्सप्रेशन, ठीक है। एक ही एक्सप्रेशन में अगर आपको दो अपोजिट मीनिंग मिल रहे हैं तो उसको बोला जाता है ऑक्सीमोरोन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेंटेंस, अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल अस सैडेस्ट थॉट्स। तो यहाँ पे स्वीटेस्ट सॉन्ग भी बोला है और सैडेस्ट थॉट को बताता है, ऐसा कुछ बताया है। तो इसमें क्या है? अपोजिशन, यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, विरोधाभास। अगला क्वेश्चन देखो, द फर्स्ट इम्पोर्टेंट स्टेप इन टीचिंग इज। तो ये थोड़े से आपके टीचिंग एप्टीट्यूड या फिर पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है द फर्स्ट इम्पोर्टेंट स्टेप इन टीचिंग इज। तो टीचिंग में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप क्या है? तो ये होता है नोइंग द एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट। तो स्टूडेंट का एजुकेशनल बैकग्राउंड आप जानोगे और उसी के अकॉर्डिंग उस लेवल का आप उसको पढ़ाओगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ पे आपको कुछ जम्बल्ड वर्ड्स दे रखे हैं, इनको आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस में बदलना है, ठीक है, मतलब एक सीक्वेंस में रखना है। तो ये वो वर्ड्स हैं, इनको आप देख लो ऑप्शन में कौन सा सबसे सही लग रहा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। साइंस इज सिंपली द कॉमन सेंस एट इट्स बेस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेट। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ द यूज ऑफ टेक्स्ट बुक इन अ क्लास। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू अचीव लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। अगला क्वेश्चन देखो, एट द प्री प्राइमरी स्टेज रीडिंग अलाउड वाइल राइटिंग इज गिवन इम्पोर्टेंस, दिस इज बेस्ड ऑन विच थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो ये है ऑप्शन डी, कंडीशनिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नोम चॉम्स्कीज LAD इज। तो ये होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ऑप्शन ए। जो नोम चॉम्स्की थे उन्होंने LAD के बारे में बताया कि ये एक डिवाइस ह्यूमन ब्रेन में होता है जो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है 5 साल तक के बच्चों के ब्रेन में, ठीक है। मतलब 5 साल तक बच्चा कोई भी लैंग्वेज को सबसे तेज़ी से सीख सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें से आपको जिसकी स्पेलिंग रॉन्ग है उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सच सेंटेंस इन विच द यूज ऑफ प्रीपोजिशन इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हैं, उसमें से प्रीपोजिशन का यूज़ कहाँ पे रॉन्ग दे रखा है वो आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेंटेंस इसमें क्या दिया है, हार्ड वर्क इज़ अ की ऑफ सक्सेस। तो यहाँ पे हार्ड वर्क इज़ अ की ऑफ नहीं होगा, ऑफ यहाँ पे ऑफ की जगह टू होगा, ठीक है, की टू सक्सेस। ओके, अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट फ्रेज प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पे सेंटेंस देखो पहले, ऑल हिज वरीज ही कीप्स चेयरफुल। तो इस पर क्या आएगा, इन व्यू ऑफ, ऑनिंग टू, इंस्पाइट ऑफ या फिर इंस्टेड ऑफ। तो यहाँ पे आएगा इंस्पाइट ऑफ, ऑप्शन सी, ठीक है। इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है कि कोई चीज़ होने के बावजूद, मतलब यहाँ पे एक तरीके से कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे दिखाए जाते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस को देखो, ऑल इज वरीज ही कीप्स चेयरफुल, मतलब इंस्पाइट ऑफ, मतलब सारी वरीज होने के बाद भी वो चेयरफुल रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो,
ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सुपरलेटिव सेंटेंस इनटू अ पॉजिटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, अकबर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग। तो ये किंग्स सॉरी। तो यहाँ पे सुपरलेटिव फॉर्म में ये सेंटेंस है और इसको कन्वर्ट करना है हमने पॉजिटिव सेंटेंस में, ठीक है। ऑप्शन देखो, फ्यू किंग्स वर एज ग्रेट एज अकबर, फ्यू किंग्स वर ग्रेट लाइक अकबर, अकबर वॉज ग्रेटर अ किंग देन एनीवन, या फिर नो किंग वॉज ग्रेट लाइक अकबर। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, फ्यू किंग्स वर एज ग्रेट एज अकबर। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे फ्यू और अ फ्यू और द फ्यू। तो फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, ठीक है। तो उसको और अगर इसके आगे अ लग गया तो अ फ्यू मतलब थोड़े बहुत, ठीक है, जितने हैं उनमें से थोड़े बहुत। और अगर यहाँ पे अ की जगह द लग गया तो उसका मतलब जितने भी हैं थोड़े बहुत उनमें से सब, ठीक है। तो सेंटेंस सुपरलेटिव में मतलब अकबर जैसा कोई मतलब अकबर सबसे ग्रेट किंग था, और इसको अगर पॉजिटिव में बदलेंगे तो फ्यू किंग्स वर एज ग्रेट एज अकबर। मतलब फ्यू का मतलब अभी मैंने बताया कि ना के बराबर, मतलब कोई था ही नहीं अकबर जैसा राजा, इसमें ऐसा बताया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द स्टडी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स इज नोन एज। तो इसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, ठीक है। और सिंटैक्स होता है सेंटेंस से रिलेटेड, और सिमेंटिक्स भी सेंटेंस के से रिलेटेड होता है, और फोनोलॉजी होगा आपका प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग इज ऑल्सो नोन एज दी बर्टलिस्ड मेथड। तो ये होता है डायरेक्ट मेथड, ठीक है, ऑप्शन सी। ऑप्शन ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, एंड आगे को भी इंग्लिश और बाकी सब्जेक्ट के बाकी पोर्शंस के भी वीडियो आएंगे। सो स्टे कनेक्टेड एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।